ये कह रहे कि सर आपको नहीं मालूम है, इनको ये नहीं मालूम है कि इनके थाने में कौन किसको पकड़ के ले आया। किशोर है ना, किशोर को रहने दीजिए, किशोर का है, व्यस्त बना रहे हैं उनको। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अक्सर हाँ ऐसा कम होता है कि देश में एक विधानसभा का उपचुनाव हो जिस पर पूरे देश भर की नजर लगी हुई हो। बात हम कर रहे हैं बांकीपुर से, जहां पे प्रशांत किशोर खड़े हैं और साथ ही नितिन नवीन की जो सीट है वहां से बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट नीरज सिन्हा खड़े हैं। पिछले अगर 1995 से देखें तो 1995 से इस सीट पर बीजेपी ने कभी भी 50% से वोट कम नहीं पाया है। एक बार तो जब 2006 में जब नितिन नवीन वहां पे खड़े हुए, यानी कि उनके जब पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब उनका पहला चुनाव था तो तकरीबन बीजेपी ने 80% का वोट उस चुनाव में पाया था। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ने ऐसे बीजेपी के गढ़ में जाकर जिस तरह से बीजेपी को हेड एंड कोलिजन करने का दुस्साहस दिखाया है, क्या वो सचमुच उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर जब सोमवार को नतीजे निकलेंगे तो ये दिखेगा कि क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहती है। प्रशांत किशोर के इस कदम से प्रशांत किशोर क्या हासिल करेंगे? प्रशांत किशोर को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे में अगर वो बहुत अच्छी टक्कर भी दे देते हैं तो ये प्रशांत किशोर का गेन माना जाएगा। इन सवालों को समझते हैं हम आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, शीतल पी सिंह जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अंशु नेथानी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो दिल्ली से जुड़ रही हैं। शीतल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रशांत किशोर के इस कैंपल को आप कैसे देखते हैं बिहार में? क्या बिहार की राजनीति बदलेगी जो जाति में फंसी हुई है इतने कई दशकों से? उसमें क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर जिनको कि 2025 में रिजेक्ट कर दिया था एक तरह से जनता ने, इस बार कोई गुंजाइश बनती हुई दिख रही है आपको? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर ये चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन उस सीट की जो कंपोजिशन है वो थोड़ा टिपिकल है। और जैसा मतदान के संकेत वहां से आए हैं, मत प्रतिशत 40% भी क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, ये जरा एक इशू है। ये सही है कि बीजेपी वहां पिछले 5-6 चुनाव से लगातार जीत रही है और उसका मत प्रतिशत 50 से ज्यादा रहता है, लेकिन ये भी सही है कि वहां वोट बहुत कम पड़ता है। वोट 50% भी नहीं पड़ता, वोट बहुत ज्यादा कम पड़ता है, 35-40%, 36%, 38%। और आज भी शुरू में सुबह लग रहा था कि काफी जोश वोश आएगा। कल रात तक हंगामा होता रहा, थाने में आधी रात को बैठे हुए थे ये प्रशांत किशोर, और इनके लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। सुबह बीजेपी के कुछ लोगों ने आरोप लगाए थे कि प्रशांत किशोर के लोग जो हैं कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इससे सबसे लग रहा था कि चुनाव में कुछ होगा, लेकिन दोपहर जो 1-2 बजे के आसपास मेरी वहां कुछ लोगों से बात हुई, उसमें पता लगा कि मत प्रतिशत उस तरह से उत्साहवर्धक नहीं आया। वैसे ही चल रहा है जैसा पिछले चुनाव में चलता रहा है, 35 से 40% के आसपास, और ये शंका है कि लगभग वहीं जाके ठहर जाएगा। तो अगर मत प्रतिशत में कोई उत्तेजना नहीं है तो कोई बहुत भारी उलटफेर होगा, ये तो आसान नहीं लगता। ये हो सकता है कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर दूसरी पोजीशन में आ जाए, या मुझे पता नहीं, मैं वहां हूं नहीं, हो सकता जीत ही रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मत कम पड़ रहा है, ये बात वहां से आ रही है। एक दूसरा चुनाव भी हो रहा है दतिया में। आज 2 चुनाव हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। वो नरोत्तम मिश्रा वहां से लड़ते रहे हैं जो गृह मंत्री थे, और पिछला चुनाव हार गए थे कांग्रेस से, जिससे हारे थे। कुछ तकनीकी कारणों से उसकी सदस्यता समाप्त हो गई, तो इसलिए वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। वहां के चुनाव में लोगों का कहना है कि वहां कांग्रेस, अभी तक जो मेरे पास सूचना है कि कांग्रेस अहेड है और जीत सकती है। मत प्रतिशत वहां 55 से 60% हो सकता है, ऐसा वहां के बारे में आया। लेकिन बिहार के बारे में, बांकीपुर के बारे में मत प्रतिशत में कोई ऐसी बढ़त नहीं हो रही है जो उल्लेखनीय हो। अब ऐसे में क्या नतीजा आएगा? बीजेपी ने आखिरी 4 दिनों में बहुत ताकत वहां लगाई है, रुपया बांटते हुए उनके तमाम वीडियो हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन हम जान ही रहे हैं कि अब दिल्ली के चुनाव से हमने देखा कि विधानसभा के चुनाव में खुलेआम एक प्रत्याशी ने, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे थे, लाइन लगा के रुपया बांटा। वीडियो बयान है, कुछ नहीं हुआ उनका। तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो अजीब तरह की हो गई है। आप कितनी भी सांप्रदायिक बातें करें, एकदम ध्रुवीकरण की राजनीति करें, खुलेआम धर्मों का उल्लेख करें, दूसरे धर्म के खिलाफ उकसाएं,
चुनाव आयोग कोई नोटिस नहीं लेता जब तक आप सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आप चाहे जो बेईमानी करें, रुपया बांट के अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि बांकीपुर से दर्जनों वीडियो आ गए, एक दो नहीं, लोग हैं उसमें, आप तमाम तरह के, आपके पास आजकल टेक्नोलॉजी है, आंदोलन करने वालों के तो आप मतलब उनके पूरे खानदान की तलाशी कर लेते हैं। जो लोग इस तरह से खुलेआम रुपया बांट रहे हैं चुनाव आयोग में, उनके चेहरे वीडियो पे मौजूद हैं, इन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो ये अब चुनावों का मतलब अजीब रह गया है। किसी सरकारी पार्टी से या ऐसी जिसके पास साधन है, सत्ता है, चुनाव आयोग उसकी जेब में है और वो पैसा बांट के चुनाव जीत सकती है। गरीबी बहुत है बिहार में, तो मतलब $800 भी पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो ऐसे गरीब, जो सब सहारन अफ्रीका का रेशियो है लगभग, वहां पे है वो लोग। तो उसमें गरीब लोगों को रुपया बांट के कोई 15-20%, 25% वोट अपना डलवा ले और 10-15% काडर वोट हो, तो कौन उससे चुनाव जीतेगा? तो ये कुल मिला जुला के चुनाव हो तो रहा है। अब इसमें भी अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो जरूर ये एक बड़ी खबर बन जाएगा, और तब फिर एक बिहार में ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। जो यथास्थिति बनी हुई है उसकी जगह कुछ और हो सकता है। अंशु, जो दतिया का चुनाव है, अगर उसमें बीजेपी हार जाती है और प्रशांत किशोर, चलिए वहां पे प्रशांत किशोर हार भी जाते हैं, बीजेपी वहां जीत भी जाती है, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का जो बीजेपी संगठन है उसमें एक तरह से इस समय मोहन यादव एक बैटल लड़ रहे हैं? आपने देखा होगा कि कल ही जिस तरह से मूंग को लेकर वहां पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को रिबटल दिया है। बीजेपी के शासन में बहुत कम होता है कि अपनी ही सरकार, डबल इंजन की सरकार दोनों जगह पर हो, अगर स्टेट में और केंद्र में, और केंद्र का मंत्री राज्य सरकार को रिबटल दे रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि थोड़े दिन पहले, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम वहां पे जो नेता थे, तो वहां पर एक जबरदस्त इनफाइटिंग बीजेपी के अंदर चल रही है मोहन यादव के खिलाफ। आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा तो चाहते होंगे कि वहां पे बीजेपी हार जाए, वैसी स्थिति में मोहन यादव के लिए मुश्किल होगा, या तब भी मोहन यादव बने रहेंगे क्योंकि उनका सेंटर का आशीर्वाद है? तो जब सेंटर का आशीर्वाद है तो मोहन यादव को कौन हटाएगा? नमस्कार शंकर जी, और शीतल जी आपको भी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। दोनों ही जगह जो ये चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव है। मैं कहूंगी एक तरीके से मिनी जनादेश भी इन दोनों ही जगह पर हो सकता है, क्योंकि ये तब हो रहे हैं जब छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और उनके एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ये तब हो रहा है कि जब इनका हिंदू कार्ड फेल हुआ है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर इस सवालों के घेरे में। ये चुनाव तब हो रहे हैं जब इनके मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के घेरों में घिरे हुए हैं, और ये चुनाव तब हो रहे हैं जब बीजेपी अभी तक की अपनी सबसे बड़ी इन फाइटिंग की शिकार हो रही है। आपसी खींचतान है पूरी तरह, चाहे मैं बांकीपुर की सीट की बात करूं, चाहे दतिया की बात करूं, मध्य प्रदेश की, बीजेपी के अंदर ही बहुत खेमे बने हुए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। बांकीपुर में अगर एक तरफ से नितिन नवीन खेमा है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी खेमा है। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो नहीं चाहते कि कैंडिडेट जीते, वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी हारे, इसमें उनकी सिंबॉलिक हार हो, वो पसंद नहीं करते हैं सम्राट चौधरी को। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं और ये सारी बातें अंदर चल रही हैं। और वही हाल जो आप बता रहे हैं कि दतिया है, वहां पर भी है। वहां जो नरोत्तम मिश्रा है, ये सभी जो नेता हैं, भले ही नरोत्तम मिश्रा ने तो पहले खुलकर भी कहा, बाद में वो किसी कारणों से चुप हुए, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब कुछ सुलग रहा है, उबल रहा है। और इस समय बीजेपी में जितनी बड़ी इनफाइटिंग है, इससे पहले शायद इतने सालों में, पिछले 7, 8, 10 सालों में नहीं देखी गई है। मैं बात यहाँ बांकीपुर चुनाव की करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जगह से मुझे जानकारियां यहाँ पर मिल रही हैं कि प्रशांत किशोर ने एक अच्छी खासी फाइट दी है। सबसे पहले तो आप इसे बड़ी बात ये समझिए कि ये चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच हो रहा है। आरजेडी इसमें कहीं उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। तो मुकाबला तो प्रशांत किशोर ने ला दिया कि हमारे से ही है आपका, वो तो मुकाबले में है, और मुकाबले में वो भारी पड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि एक उपचुनाव में जो आपके भाई राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, जो सबसे अमीर पार्टी का आपका अध्यक्ष है, उसकी सीट पे चुनाव हो रहा है, आपको तो इतनी मशक्कत ही नहीं करनी पड़नी चाहिए। आपको घबराहट है वहां पर, आप अपने सारे नेताओं को वहां पर लगा देते हैं, प्रचार के लिए झोंक देते हैं, चाहे नितिन नवीन से लेकर जितने आपके कायस्थ नेता हैं, जहां पर राजपूत हैं या जहां पर ब्राह्मण है, भूमियार हैं, आप सभी उन नेताओं को वहां भेज रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के ये कहने के लिए कि वोट दीजिए।
आपको अंतिम अस्त्र ये भी चलाना पड़ रहा है कि आपको नीतीश कुमार से एक वीडियो जारी करवाना पड़ रहा है, अपील करवानी पड़ रही है उस नीतीश कुमार जी से जिनको आपने हाशिए पे डाल दिया था। लेकिन आपको जरूरत उनकी पड़ रही है, तो सोचिए कि बीजेपी की इस वक्त क्या छटपटाहट और घबराहट है। और आपको पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं वही भगवा वाले, बांटो कांटो, यही पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं। और चुनाव आयोग खैर उसे तो देखेगा नहीं, लेकिन आपको वही सारे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं जैसे ये चुनाव आपके लिए करो या मरो की स्थिति बन गया है। प्रतिष्ठा का सवाल है और उसमें आप प्रशांत किशोर से घबराए हुए हैं। आप उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाते हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब का यहाँ पर कुछ कर रहे हैं और लोगों को दिलवा रहे हैं। तो मतलब जब आप इस स्तर पर उतर आते हैं तो साफ नजर आ रहा है कि घबराहट बीजेपी के खेमे में। और कायस जरूर बाहुल्य सीट है, लेकिन सिर्फ कायस से ही यहाँ पर जीतेंगे उन्हीं वोट से कोई कैंडिडेट बीजेपी का, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बड़े स्तर पर जो अगड़ा वोट बैंक है जिसमें कि आपका राजपूत और ब्राह्मण शामिल है और उसमें आपका मुस्लिम भी और यादव भी कुछ आ गया है, क्योंकि आरजेडी ने पहले पूरी तरीके से यहाँ पर एक तरीके से बीजेपी के लिए पूरा मैदान छोड़ दिया। जब यहाँ इतना क्रूशियल चुनाव हो रहा था, आरजेडी के प्रचार के लिए पहुंचे नहीं तेजस्वी यादव, जो यूरोप में घूम रहे थे, सैर कर रहे थे। बाद में वो प्रेशर के तहत यहाँ आए, लेकिन तब तक जो यादव वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, उनको लगा कि भाई हमारा कैंडिडेट तो लड़ ही नहीं रहा, तो हम प्रशांत किशोर को क्यों ना दें। तो ये ऊहापोह की स्थिति बना दी गई है कि यादव वोट बैंक में भी विभाजन हो सकता है, अगड़ी जातियों में तो साफ तौर पर विभाजन है। जो ब्राह्मण है, राजपूत है, काफी हद तक वो प्रशांत किशोर के पाले में झुके हुए नजर आ रहे हैं। कायस्थों में गुस्सा इस बात का भी है कि भाई पहले जो कैंडिडेट नितिन नवीन ने दिया था, आखिर उसे क्यों चेंज किया गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो पहली ये साइकोलॉजिकल हार वहां ही से ही शुरू हुई बीजेपी की, जब नितिन नवीन ने जो नीरज सिन्हा है उनको लेकर 2 दिन तक चुप्पी वो साधे रहे। तो ये अंदर खाने लड़ाई है, 2 खेमों की लड़ाई है, बड़ा मुश्किल दौर है ये बीजेपी के लिए। अब ज्ञानादेश का ही सहारा है। साफ साफ वहां के ये बताइए कि प्रशांत किशोर जिस तरह से वहां पे खूंटा बांधकर बैठ गए हैं, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ये उनकी एक तरह से दूसरी हार होगी। पहली तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी 2025 में उनकी हार हुई, दूसरी व्यक्तिगत हार हुई कि व्यक्तिगत तौर से भी वो हार गए। आपको लगता है कि इससे उनका जो कद है, इमेज है, या बिहार की पॉलिटिक्स में जो प्रयोग करना चाहते हैं और खास करके जो जाति की राजनीति को तोड़ना चाहते हैं, उसमें कुछ वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, या उनको कुछ और नए ग्रामर, नए मुहावरे गढ़ने पड़ेंगे बिहार की पॉलिटिक्स में ही, अगर वो सक्सीड होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, नए तरीके की राजनीति, या फिर वो कोई कांग्रेस से बात करें, क्योंकि कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी कम से कम बिहार में अभी भी उसका एक वोट परसेंटेज है। कांग्रेस के साथ अगर वो किसी तरह की उनकी एडजस्टमेंट हो, वो एक ज्यादा बेहतर विकल्प होता। ये अलग बात है कि कांग्रेस उन्हें लेने को तैयार नहीं होगी आज की तारीख में, लेकिन कोई अगर इस तरह की अर्थमेटिक निकलता है तो प्रशांत किशोर के लिए रास्ते आसान होंगे। जी शंकर जी, आपने बहुत बड़ी यहाँ पर बात की, बहुत बड़े संकेत आपने दिए। प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस की तरफ उनको देखना चाहिए। कांग्रेस उनकी तरफ देखती है या नहीं देखती है ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को देखना चाहिए। लेकिन आप जो बात यहाँ कर रहे हैं जीत और हार की, मुझे लगता है प्रशांत किशोर इस लिहाज से इस चुनाव को लड़ने नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता था जब वो आए थे तब तो ये बातें नहीं थी, वो एक मुश्किल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन्हें पता था। उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि जिनको उन पे आरोप लगते थे कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस मुश्किल सीट को लड़ा। तो पहली एक बैटल उन्होंने ये जीती। ये एक वॉर है, लेकिन यहाँ जीत हार इतनी मायने नहीं रखती है। लेकिन वो आरजेडी को पछाड़कर सीधे बीजेपी के मुकाबले में आए, बीजेपी को घबराहट में डाल दिया है, तो ये भी उनके लिए एक बड़ी बात है। और 4% लगभग वोट तो उन्हें 25 में भी मिला ही था। और अगर यहाँ पर वो दूसरे नंबर पे भी रहते हैं और अगर पानी पिला देते हैं बीजेपी को, तो भी मैं मानूंगी कि उनके लिए कोई ये बहुत बड़ी हार नहीं है। क्योंकि आप भाई बीजेपी प्रेसिडेंट की सीट पर आकर लड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में हिम्मत की बात है। और आप जो भी कुछ वोट लेकर आएंगे आपके लिए वो प्लस ही होगा। शायद पिछले उसमें कैंडिडेट उनके थे 7 या 8 हजार ही उन्होंने वोट जीते थे, तो निश्चित तौर पर बहुत 4 गुना मैं देख रही हूँ ज्यादा वोट उनको मिलने वाले हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि उलट फेर भी हो जाए, लेकिन जो संकेत आपने दिया है वो बहुत बड़ा दिया है। आरजेडी धीरे धीरे यहाँ अप्रासंगिक होने की तरफ जा रही है।
जिस तरीके से बाद में यहाँ पर आए, अभी वो बात आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर को दोनों को एक दूसरे को देखने की जरूरत है, मजबूत विपक्ष को यहाँ पर देने के लिए और समीकरण बदलने के लिए, क्योंकि आरजेडी की स्वीकार्यता अब यहाँ धीरे धीरे बहुत कम हो चुकी है। जी शीतल जी, कई बार क्या होता है कि इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भले आपको सक्सेस नहीं मिले, लेकिन जैसा योगेंद्र यादव लगातार कह रहे हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस का सहारा लेना चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरह से एक अपने को जिस पोजिशनिंग करना चाहते हैं विपक्ष के नेता के तौर पे, या फिर एक ऐसा नेता जो कि बिहार की पॉलिटिक्स सब एक युवा पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें कि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, सम्राट चौधरी थोड़े से ज्यादा उम्र के होंगे, लेकिन तकरीबन उस एज ब्रैकेट में उसमें प्रशांत किशोर को लगता है कि अगर तेजस्वी यादव उतने एक्टिव नहीं होंगे तो अगले विधानसभा चुनाव तक वो एक विपक्ष के सिंबल बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो विफल हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस तो वो कर ही सकते हैं, और ये शायद उनके पास विंडो है, शायद इसलिए उन्होंने अपने को फील्ड किया है। वैसा उनका व्यक्तित्व है नहीं पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस करने वाला। वो इलेक्टोरल तरीकों से ही अपने को सफल बना के आना चाहते हैं। हाँ, परिस्थितियां उनको अगर कहीं ऐसी परिस्थिति में डाल देती हैं और फिर वो उसमें चूंकि उनको बोलना आता है, उनको मीडिया मैनेज करना आता है, उन्होंने इस चुनाव में बहुत अच्छा सोशल मीडिया मैनेज किया, क्योंकि जो प्रचलित मीडिया है वो पिट रहा है पूरी तरह से। इस आंदोलन में जो अभी दिल्ली में हुआ और देश में हुआ, उसके बाद उसने प्रचलित मीडिया, जो स्थापित मीडिया था, उसको तो मतलब उसको यूजलेस कर दिया। उसके बिना वो हुआ, उसकी आलोचना के बावजूद हुआ, उसके लोग कवरेज नहीं कर सके, और सोशल मीडिया में ही सब कुछ हुआ, और उसी में नतीजा भी निकला, और नतीजा भी अफर्मेटिव निकला। तो ये एक नई परिस्थिति है। इस परिस्थिति का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल उन्होंने इस चुनाव में वहां किया है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए तो उनके प्रचार से संबंधित चीजें हर समय बार बार आपके सामने आ रही हैं। तो ये नजर आ रहा है कि चुनाव भले ही बांकीपुर में हो रहा है, लेकिन देश भर में प्रशांत किशोर हमारे सामने है। तो ये तो है उनका। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है, ये टर्म लेके आए हैं राहुल गांधी, योगेंद्र यादव ने उसको इको किया है, जिससे वो आगे बढ़े। क्योंकि वो लोग ये समझ गए हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के रहते और इस तरह की कोर्ट्स के रहते, अभी जो वातावरण है और जिस तरह से इंस्टीट्यूशन सब एक तरफा कर लिए गए हैं, मीडिया भी उन्हीं के लिए लाठी चलाता है। ये और बात है कि अब उसकी लाठी टूट गई है, तो वो कोई और रास्ता बचा नहीं है। और राहुल गांधी इसी को प्रयोग करते हुए, और आपने देखा ही लोकसभा में और सब जगह वो पोक कर रहे हैं और इश्यूज को वहां ले जा रहे हैं जहां वो कन्फ्रंट कर सके, और उसका कुछ असर भी है। हाउस से अभी तक हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो ज्यादातर हिस्सा उन्होंने अवॉइड ही किया है। तो ये सब चीजें कुल मिलाजुला के जिस दिशा में बढ़ रही हैं, उसमें अभी प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी भूमि नहीं है। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में आपके पास एक सोशल बेस स्ट्रक्चर चाहिए राजनीति करने के लिए। उनके पास कोई सोशल बेस स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए जो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला मौसम बनाया था, हम लोग भी जो बातें कर रहे हैं, इसमें उस मौसम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जब अभी गिनती होगी तो 3 तारीख को आपको नतीजों में पता लग जाएगा। कितना भी कमजोर होने के बाद राजद को बहुत वोट मिलेगा, आप देखेंगे। उनके पास आधारभूत वोट है, उनको 17-18% वोट फिर भी मिल जाएगा। बहुत बुरा करेंगे तो 15-16% मिल जाएगा। एकदम उनका वोट शिफ्ट नहीं हो सकता। वो अलग तरह का वोट है, वो अलग तरह की सोच है उसमें। और वो एकाएक तेजस्वी यादव चाहे कंदरा में घुस जाए, फिर भी उनके पास वो वोट और बेस स्ट्रक्चर है उस स्टेट में। और इसी तरह से जो मुख्यमंत्री बने हैं, जहां जहां मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों के हैं, उनसे चूंकि बीजेपी ओरिजिनली एक सवर्ण पार्टी है, लेड बाई सवर्ण है, कंट्रोल्ड बाई सवर्ण है, इन फेवर ऑफ सवर्ण है, लेकिन वो यूज करती है ओबीसी और दलित वगैरह को, तो उनको लाती है वहां पर, उनको यूज करती है। लेकिन ये बात जो उसके अंदर है वो भी जानते हैं। और जो सम्राट चौधरी के आने से हुआ ये कि उनकी जो कुशवाहा जाति है, उस जाति में इस समय बहुत जोश है, और इस विधानसभा सीट में एक अच्छा खासा वोट उनका भी है, और वो वोट वहां जाएगा। 4-5 जो बड़े वोट सेक्शंस हैं वहां, उसमें से एक वोट वो भी है। वहां मुस्लिम्स उतने ज्यादा है नहीं, यादव है, यादव एक बड़ी तादाद है, उसमें से कुछ प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर राजद के साथ जाएंगे। इसके सबके बावजूद आप देखिएगा, और इसलिए वो जो वोट स्ट्रक्चर है उसमें सवर्णों में गुस्सा है। एक्चुअली सवर्ण में गुस्सा हुआ किस बात पे? यूजीसी के वो जो एक यूजीसी की एक जो चिट्ठी आ गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया बाद में,
गुस्सा सवर्णों में पूरे इस समय उत्तर भारत में यूजीसी की उस चिट्ठी पर, वो गुस्सा बांकीपुर में भी है, लेकिन सवर्ण अकेले, जिसमें से कायस्थ एक अच्छी, वहां तो 50,000 से ज्यादा कायस्थ वोट ही हैं, और कायस्थ में अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें एकाएक बहुत ज्यादा हिस्सा कहीं उनसे टूट सकता है। उसका मेजोरिटी तो जाएगा बीजेपी के फेवर पे। दूसरे बीजेपी जो ये वोट खरीदने का काम बहुत संगठित तरीके से, बहुत चुपचाप, कुछ वीडियो आ गए हैं लेकिन बहुत सारे तो वीडियो नहीं आ सके होंगे, तो ये सब जो कर लेती है, फिर प्रशासन उसका है और चुनाव आयोग उसका है, उसके खिलाफ शिकायतें कहीं दर्ज नहीं होंगी। अभी गिनती जो होगी उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका होगा, छोटे मोटे जो काउंट्स होते हैं उन सब में कलाकारी हो जाती है। तो ये सब मिला जुला के बीजेपी इस चुनाव को हार जाएगी ये लगता नहीं, लेकिन अगर हार गई तो ये उसी तरह से अप्रत्याशित होगा जैसा कि अभी इस आंदोलन में हुआ कि सारे विशेषज्ञ जो बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करते हैं और अपने को ये दिखाते हैं कि वो मोदी जी और अमित शाह वगैरह के यहाँ उठते बैठते हैं या उनके ज्यादा करीब हैं, पत्रकारों में ही मैं कह रहा हूँ, और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इनमें से किसी की राय ऐसी नहीं थी। आप पुराने वीडियोज अभी कुछ हफ्ते ही पुराने तो हैं, सब निकाल लीजिए, सब कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा और इस्तीफा हुआ। तो ऐसे ही जैसे हम आकलन कर रहे हैं कि आसान नहीं है प्रशांत किशोर का जीत जाना, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तब एक परिस्थिति नई बनेगी, तब निश्चित तौर पर उनके लिए परिस्थिति वैसी बनेगी जिसमें कुछ संभावनाएं होंगी, लेकिन फिर भी बिना बेस स्ट्रक्चर के वो बिहार जैसे स्टेट में कोई जादू नहीं कर सकते। लेकिन ये बताइए कि प्रशांत किशोर रनर अप रहते हैं तो उन्हें और बहुत कुछ और चांस लेने होंगे। वो ये चांस ले रहे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि पिछला इलेक्शन में वैसा कुछ हुआ नहीं, तो इस इलेक्शन में वो चांस ले रहे हैं कि ये एक सीट का इलेक्शन है, अपने हेड को उन्होंने रिंग में फेंका है, और अगर इसमें वो कुछ चमत्कार कर सके तो निश्चित तौर पर चमत्कार को स्वीकार करने वाला हमारा समाज है, तो उनकी थोड़ी सी भूमिका बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर आज की तारीख से बहुत बड़ी हो जाएगी जी। लेकिन आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर जैसा इंटेलिजेंट आदमी जिसने कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनाव लड़वाए हैं, उनको, प्रशांत किशोर को भी इतनी समझ होगी कि बिहार जैसे स्टेट में जहां पे जाति की जड़ें इतनी गहरी है कि आदमी एक टाइम का भोजन नहीं करेगा लेकिन उसके बाद भी अपनी जाति को ही, कैंडिडेट को ही वोट देगा। प्रशांत किशोर इस फॉल्ट लाइन को जानते हैं, समझते हैं। आपको लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति हो गई है, जब राहुल गांधी बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे, तो प्रशांत किशोर ये सब कुछ जानते हुए भी बिहार में वो क्यों प्रयोग कर रहे हैं? उसके पीछे की उनकी पॉलिटिक्स क्या है? क्यों प्रशांत किशोर क्या दीवार से अपना सर टकरा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर को लगता है कि कोई ऐसी संभावना है जिसको कि हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसको प्रशांत किशोर देख रहे हैं? या फिर अगर आप इसकी तुलना करें, जब 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए थे और पूरे देश में कैंपेन चल रहा था, तो जब बीजेपी चुनाव जीती तो एक अमित शाह के साथ हम लोग की मुलाकात हुई, जिसमें कि जो बीजेपी कवर करने वाले रिपोर्टर रहे, तो अमित शाह से हम लोगों ने पूछा कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि यूपी की पॉलिटिक्स को क्रैक करना है। जिस यूपी की पॉलिटिक्स में समझा जाता है कि भाई जाति पे ही वोट मिलता है, और वैसी स्थिति में तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई चांस नहीं बनता था। बीजेपी 2002 के जमाने से बिल्कुल पीछे की सीट पे खड़ी थी, जब राजनाथ सिंह अंतिम मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीजेपी से। लेकिन हमने एक एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स शुरू की, होप की पॉलिटिक्स शुरू की, जिसमें कास्ट लाइन ब्लर हो गए और लोगों ने कास्ट लाइन से ऊपर उठकर वोट दिया। लोगों ने ये नहीं देखा कि राजपूत है या ब्राह्मण है या कुशवाहा है। प्रशांत किशोर उस राजनीति को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आज की तारीख में वो संभव है? देखिए, जो अमित शाह जी ने आपसे कहा था, उनके लिए कहना आसान था। वो जाति की ही राजनीति कर रहे थे, लेकिन उसमें जाति वो नहीं थी जो वर्ण व्यवस्था वाली जाति है, उसमें हिंदू जाति थी, हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कर रहे थे। वो 2000-3000 लोगों के कत्ल के उस बड़े प्लेटफॉर्म से चल के मोदी जी का व्यक्तित्व जो बना था उस पर चढ़ के आए थे। मुझसे तो इंटरव्यू में तोगड़िया ने कहा था, जैसे वो लोग बोलते हैं, कहा 3000 लाशों पे मोदी जी का विकास हुआ है, वो आसानी से नहीं ढहेगा। तो वो उनके यहाँ जो अंदर की पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो ये बात जानते हैं। वो हिंदू मुस्लिम चुनाव था और उसके पीछे हमारे कारपोरेट सेक्टर की ताकत लगी थी। 370 रैलियां उनकी प्रायोजित की गई, एक एक रैली में 100 सवा-100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये सब किसी दूसरे के लिए संभव था? हजारों लोग खरीदे जाते थे जो मोदी मोदी जी के नारे लगाते थे। लेकिन ये सब तो प्रशांत किशोर भी कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का भी पैसे की कमी नहीं है। नहीं कर सकते, एक सीमा होती है। प्रशांत किशोर 100-200 करोड़ 400 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं,
ये जिनकी जो मैं बात कर रहा हूँ 15,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ तक के खर्चे की बात है। उसकी एक सीमा है। प्रशांत किशोर जो कर सकते हैं उनसे ज्यादा रुपया बीजेपी ने रात में बांट दिया होगा। प्रशांत किशोर अभी हिंदुस्तान के क्रोनी कैपिटल को रिप्रेजेंट नहीं करते, अभी उनको मोदी जी और शाह जी ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, प्रशांत किशोर की एक्सेस है उन लोगों के यहाँ, थोड़े बहुत पैसे वो ला सकते हैं, लाए हैं, उन्होंने खर्च किए हैं, उसके नतीजे उनके हाथ में है। 4% वोट, खरीदा हुआ वोट उनके पास भी है। बहुत पैसा उन्होंने खर्च किया था। सोशल मीडिया में हमारे सारे दोस्तों को, पटना वगैरह में सबको उन्होंने पैसे दिए थे। भिलारी साहब ने तो मुझसे कहा था कि मुझे नहीं दे रहा है, उसको दे दिया, इसको सब मजाक में जैसे वो कहते हैं, भिलारी का अपना स्टाइल है। लेकिन उन्होंने नाम लेके बता दिया था कि फलाने को इतना दिया, ढिमाके को इतना दिया। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा था कुछ मुझको बहुत थोड़ा भिजवाया है, ये कहा था। तो ओपनली मतलब इस तरह से सब लोग नहीं स्वीकार करते। तो ये सब था उससे। वो चूंकि तेजस्वी वगैरह में वो कौशल नहीं है और वो सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए वो सब लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन वोट तो तेजस्वी को ही मिलेगा, वही रनर अप है वहाँ। वो एक बुनियादी फर्क है सामाजिक संगठन में। तो अमित शाह जी के लिए या मोदी जी के लिए सहूलियत है कि देश में 80% हिंदू है, वो 14% मुसलमान 14.25% से डरा के 80% का वोट ले रहे हैं। वो भी एक जाति के बड़े पिटारे का खेल है जिसमें हिंदू है। तो वो जरूर इन संकीर्णताओं से ऊपर निकल जाता है जब उसका प्रवाह होता है। लेकिन ये संकीर्णताएं विद्यमान है और राज्यों के चुनावों में असर करती हैं। उस समय जितना उनको लोकसभा में जिस तरह से समर्थन मिला वैसा राज्य में नहीं मिलता है फिर, और हर बार नहीं मिलता है, उससे कम होने लगता है क्योंकि वो राज्य के सवाल बड़े हो जाते हैं। दूसरे जातियों की जो लड़ाई है, मोहन यादव या ये आपके बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमेशा एक कश्मकश रहेगी, क्योंकि बड़ी जातियां जो रूल कर रही है इस सिस्टम को, वो समझती है कि यार इसको मुख्यमंत्री बना दिया, हमें बनना चाहिए था। प्रशांत किशोर के बारे में लोग कहते हैं कि वो अपना हैट बीजेपी के लिए फेंक रहे हैं, कि अगर वो कुछ सफलताएं उनको मिलती हैं तो वो कहेंगे कि बिहार मुझे दे दो, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। वो डिमांड बीजेपी से भी करेंगे, कांग्रेस से भी करेंगे। अगर उनको इस चुनाव में विजय मिलती है तो उनका ये मतलब डिमांड करने की जो उनकी क्षमता है वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन वो अल्टीमेट पॉलिटिक्स में उन्हें किसी बेस स्ट्रक्चर वाली पॉलिटिक्स में ही जाना पड़ेगा या जाना पड़ता है। राहुल गांधी इतना काम कर रहे हैं, विपक्ष में वही नजर आ रहे हैं, अब तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है, बाकी किसी को कोई सुन नहीं रहा है। इसके बावजूद आप किसी प्रदेश में, अभी क्या उत्तर प्रदेश में वो अकेले लड़े तो उनको 10 सीट भी मिल सकती है, कोई नहीं कह सकता गारंटी से, बहुत मुश्किल है, शायद ना मिले। वही बेस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो वो तो जब तक उस हिसाब से तो जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स आज की तारीख में जहां पे है, उसमें एक तो फार्मूला जो बीजेपी के पास है वो 80% और 20% वाला, जिसमें कि वो एक तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, जिसमें कि किसी को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी के पास जिस तरह से स्टेट मशीनरी है, पावर है, मीडिया है, सब कुछ है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव ग्रामर है जिससे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ये सारे जो नए प्रयोग करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उसकी कामयाबी हो सकती है या नामुमकिन है? देखिए, अभी की परिस्थितियों में ये चांस सिर्फ कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस आज 27-28% के थ्रेशोल्ड पे पहुंची हुई है। उसको आर्थिक जो सफलताएं हो रही इस निजाम की, जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण से राजनीतिक सफलताओं के जरिए आई हैं, उसके बाद उन्होंने 12 साल अब शासन कर लिया ना। अब देख रहे हैं कि लोग, सड़क जो कल बन रही है, उद्घाटन हो रहा है, 15 दिन में बरसात हो रही तो उसके गड्ढे निकल आ रहे हैं। सारे हाईवेज में करप्शन जो है बुरी तरह से चिंगाड़ रहा है, पुल गिर जा रहे हैं। अंग्रेजों और मुगलों के जमाने के पुल मौजूद हैं और इनके जमाने में बनते ही बिहार वगैरह में तो 20 पुल आधे बनते बनते गिरते रहते हैं। और सभी सड़कों में करप्शन बेतरह से है, और सड़कों का कोई सवाल ही नहीं। मैं तो गांव में रहता हूँ, किसी जगह चले, मेरे पास आने वाले 10 में से 9 आदमी इसी तरह की शिकायतें लेके आते हैं, भैया हमारी एक खबर कर दीजिए, वो तहसीलदार इतना मांग रहा है, फलाना इतना, रिपोर्ट लिखाने गए थे, रिपोर्ट नहीं लिख रहा, कह रहा 10,000 रुपया लाइए, या वो पुलिस आ गई है गांव में, कोई झगड़ा कर लिया 2 लोगों ने, दोनों से पैसा वसूल रही है। सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें भरी हुई हैं और असफलता ही असफलता है। कुछ इतना सत्यानाश है। एजुकेशन है नहीं, हेल्थ है नहीं। हेल्थ में तो इतनी कठिन हालत है कि गांव के लोगों की, और मेरा ख्याल है शहरी भी, इन लोगों की 90%, 70%, 60% इनकम सिर्फ स्वास्थ्य के सेवाएं खरीदने में जा रही है, जो पूरी प्राइवेटाइज कर दी गई है, और उसमें लूट है। उत्तर भारत के तो बहुत सारे राज्यों में, खुद सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कह चुकी हैं, आधे से ज्यादा दवाई नकली बिकती है। आप वहीं दिल्ली में भागीरथ पैलेस चले जाइए, ये एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स ये सब ऐसे बिकते हैं जैसे सब्जी बिकती है। हमारे देश में कमाल है। तो हम लोग देखिए, अभी आपके पास भास्कर की रिपोर्ट है कि
एक उन्होंने आटा मिल में अपने संवाददाता को अंदर भेजा, तो वो बिल्कुल। पत्थर पीस रहा था, 20% पत्थर खिला रहा है, बन रहा है। रामदेव का घी 10 बार 10 लेबोरेटरी नकली पकड़ चुकी हैं। खुद उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो इस दूध घी के धंधे में हैं, वो ब्रजभूषण शरण सिंह समेत कह चुके हैं कि भाई 1200-1500 रुपए में तो ये तैयार होता है, तो 600 रुपए 700 रुपए में किलो कोई कैसे बेच रहा है? इतना अगर आंख खोल के नहीं आप देखोगे तो क्या होगा? तो पूरा देश नकली घी खा रहा है, नकली पनीर खा रहा है, नकली दवा खा रहा है। कोई भविष्य है नहीं, शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, फिर भी धर्म के नाम पे ये दौर जीत रहा है। तो ये टूटेगा। अभी भी ये स्थिति है कि ये मौका कांग्रेस के पास है, लेकिन अभी ऐसे कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस इस मौके को सचमुच जो वो कह रही है कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स इसका विकल्प है, उसमें अभी बदल पाई हो। लेकिन राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम होता, जैसे इस आंदोलन के बारे में नहीं पता था ये सफल हो जाएगा और इसमें इस्तीफा हो जाएगा। ऐसे कुछ घट सकता है देश में, बहुत सी चीजें ऐसी घटी हैं जिनको हम एनालाइज नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या प्रशांत किशोर सचमुच जिस बदलाव के लिए वो जमीन पे उतरे हैं, वो बदलाव ला पाएंगे? बांकीपुर जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत पाएंगे? अगर हार गए तो क्या होगा, और जीत गए तब तो फिर एक नई कहानी होगी। और साथ ही दतिया, जो कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से नरोत्तम मिश्रा, जो एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान के सेकंड इन कमांड होते थे, होम मिनिस्टर होते थे, उनकी सीट पे उपचुनाव के नतीजे क्या होते हैं, वो भी चौंकाने वाले होंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शीतल जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु आप जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.